अब हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रॉड्स लॉ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कैसे करता है। याद रखें, फिजिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो नंबर वन हमारे पास है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इबलियोस्कोपी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रायोस्कोपी। देखिए जी, अभी आपने क्या सीखा कि रॉल्ड्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ के मुताबिक, जब आप एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, कोई सॉल्यूट जो नॉन वोलाटाइल हो, जो उड़ने वाला ना हो। क्यों? जब उड़ जाएगा तो उसका इंपैक्ट तुम कैसे स्टडी करोगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों हो? टूट के अंदर जाके 2 मोल ना हो जाए। Na ठीक है, पोटाशियम ठीक है, NaCl ठीक नहीं है, बिकॉज NaCl पानी में जाके Na अलग बन जाएगा, Cl अलग बन जाएगा, तो ये 2 मोल हो गए हैं। तो रॉल्ड्स लॉ चूंकि सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नंबर ऑफ पार्टिकल मेनली मैटर करते हैं। तो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आप नहीं डाल रहे, आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, डाल लीजिए, NaCl डाल दीजिए, लेकिन जब NaCl का 1 मोल डालें तो काउंट 2 कीजिए, क्योंकि एक सोडियम हो जाएगा और एक क्लोराइड आयन हो जाएगा। ओके, तो अब जब आप एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्या हो जाएगा रिजल्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गेट डिक्रीज्ड। ओके, ये क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज्ड हो जाएगा। दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, ये देखें, PS इज इक्वल टू P0x1। इसको मैं जरा चेंज करता हूं, ये देखें, PS ओवर P0 इज इक्वल टू x1। Subtracting from 1 minus PS over P0, 1 minus x1. Students, you must remember that x1 plus x2 is always equal to 1. Okay, and 1 minus x1 is always equal to x2. तो क्या हो जाएगा? यहां आप देख रहे हैं P0 minus PS is equal to x2. Let P0 minus PS को मैं del P कहता हूं, del P over P0 is equal to x2. It's very important equation. Or you can write del P is equal to P0 x2. अब जरा मुझे समझिए प्लीज। इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। जबकि ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्लीज मेरी बात समझिए। यू नो वेरी वेल कि मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट।
तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो x2 के बराबर है। टेम्परेचर डिक्रीज कीजिए या इंक्रीज कीजिए, x2 इज इंडिपेंडेंट। जब x2 इंडिपेंडेंट तो रिलेटिव लोअरिंग भी टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट है। जबकि ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये क्या करती है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेल पी की वैल्यू चेंज होती है। ओके, आमतौर पर इंक्रीज होती है। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग वेपर प्रेशर को अगर आप मजीद सॉल्व करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, x2 के वैल्यूज पुट कर दीजिए। x2 मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करें तो आप किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास भी मालूम कर सकते हैं। ओके, हम जाते हैं इबलियोस्कोपी की जानिब। Ebullioscopy is also known as elevation in a boiling point. अब मेरी बात सुनिए, you must know that vapor pressure is inversely proportional to boiling point. एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर कम हो गया है, क्या हो गया है, अगर वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या हो जाना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा हो जाना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट आप ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कहते हैं इबलियोस्कोपी या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे सुनिए, लेट T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। T2 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि डेल टी बी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। मैं चेंज नोट कर लूंगा। आखिरी पॉइंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू Raoult's law, del TB is directly proportional to molality is equal to kBm. Del TB, putting the values, you can write m, molality, mole of solute. ये क्या हो गए, सॉल्यूट के मोल्स हो गए हैं, डिवाइड बाई किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स ख्याल कीजिए, अगर आपको W1 क्या है, W1 हमारे पास गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट है। मेरी बात पकड़िए, अगर सॉल्वेंट का मैस आपको किलोग्राम में दिया हुआ हो तो आप ऐसे ही पुट कर दीजिए। अगर आपके पास केजी में ना हो, ग्राम में हो, तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे, फिर ऊपर आप 1000 लिखें। यानी जब ऊपर आप 1000 लिखेंगे फिर क्या होना चाहिए, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स आप लिखेंगे, फिर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे गलती नहीं होगी। तो ये KB इसे कहते हैं। अब दिस KB, पहली बात है कि इसकी वैल्यू जो होती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसकी जो वैल्यू होती है सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो प्लीज याद रखें KB इज नोन एज इबलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसके यूनिट्स भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ग्राम कैंसिल, ये तुम्हारे पास क्या बचा, ये तुम्हारे पास ग्राम है, ग्राम उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेकंड। सॉरी, टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है आपके पास, तो ग्राम क्या हो जाएगा, ग्राम केल्विन इज द यूनिट ऑफ KB। मेरी बात समझ गई है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास मोलल सॉल्यूशन 1 मोलल है और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितनी हुई है, 1 हुई है, तो आपके पास क्या होगा, फिर KB भी 1 के बराबर आ जाएगा। ओके, क्रायोस्कोपी क्या होती है, क्रायोस्कोपी में हम ये कहते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया है तो फ्रीजिंग पॉइंट को भी कम होना पड़ेगा, कम
होना पड़ेगा। जब कम होना पड़ेगा तो अब मैं कहता हूं कि T1 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, T2 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो अब क्या होगा, चूंकि डिक्रीज हो गया है तो डेल टी एफ इज इक्वल टू T1 माइनस T2। अगेन del TF proportional to molality, or I can write del TF KF W2 1000 M2 W1। जहां मैंने 2 लिखा है यह सॉल्यूट के लिए है, जहां 1 लिखा है वो सॉल्वेंट के लिए है। व्हाट इज KF? KF इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इसके भी यूनिट्स वही सेम बनते हैं, ग्राम केल्विन इसके यूनिट बनेंगे। ओके, ये हमारे पास क्या था कि लोअरिंग अपर प्रेशर, इबलियोस्कोपी, क्रायोस्कोपी, मरी में जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ के ऊपर नमक क्यों डालते हैं, ताकि रोड से बर्फ़ हट जाए। आइसक्रीम वाला बर्फ़ के ऊपर नमक क्यों छिड़कता है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के हमारे पास क्या हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं।